हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। बच्चों, आज क्या करेंगे हम यूपी आरबी यूएनएल की जो आपकी क्लास चल रही है उसमें हम देखेंगे डीसी और एसी। यहां से एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं डीसी और एसी क्या चीज है। ठीक है, तो बच्चों डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या मतलब होता है? डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट का हिंदी में मतलब होता है दिष्ट धारा। क्या कैसी धारा? दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाता है? अल्टरनेटिंग करंट। क्या हो जाता है मतलब? अल्टरनेटिंग। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब हिंदी में क्या हो जाता है? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ध्यान से समझना, जो डीसी करंट होती है बच्चों, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, हमेशा वही रहता है, आई टी। समय के साथ में इसका जो ग्राफ होता है, समय के साथ में इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैरेलल टू द टाइम होता है। ठीक है, मतलब टाइम के साथ में हमेशा ये क्या रहेगा? पैरेलल। कहने का मतलब इसका जो परिमाण है वो बदलता नहीं है। ठीक है, नहीं बदलता कह सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज इसकी जो दिशा होती है वो भी नहीं बदलती है। ठीक है, ध्यान रखना, 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। ना तो इसका परिमाण बदलता है और ना ही इसकी दिशा बदलती है। ऑलवेज कांस्टेंट रहता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट आपका क्या रखना है? देखो, एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज, जो डीसी धारा होती है वो एक स्टोरेबल होती है, मतलब उसको आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? उसको इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, ये स्टोरेज होती है, स्टोरेज नेचर की होती है। कैसी नेचर की होती है? स्टोरेज नेचर होती है। मतलब कहने का, इसे संग्रहित या इकट्ठा, जो भी आप समझते हो, संग्रहित या फिर इकट्ठा, जो भी आप समझते हो, है ना, इकट्ठा कर सकते हैं। और किस में करते हैं? तो ये बैटरी में करते हैं, जैसे बैटरी में करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरी चीज, डीसी को एसी में बदलने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है बच्चों? तो डीसी, अगर मान लो डीसी है और आपको एसी चाहिए तो आप एक क्या कर लो? इन्वर्टर लगा दो। क्या लगा दो? इन्वर्टर। इन्वर्टर जो कहते हैं ना, घरों में इन्वर्टर लगा रहे हैं, हम इन्वर्टर लगा रहे हैं, बिल्कुल वही चीज है। आगे मैं बताऊंगा इन्वर्टर को और ओपन करके क्या है। ठीक है, इन्वर्टर लगा दोगे, अगर डीसी को इन्वर्टर को दोगे तो ये क्या कर देगी? इन्वर्ट मतलब उल्टा। ठीक है, तो ये क्या कर देगी? एसी में बदल के दे देगी। मात्र इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बात करें अगर इसके उपयोग की बात करें तो स्पेशली जो आपकी मोबाइल, जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, या फिर इन सब चीजों में यूज की जाती है डीसी धारा। जैसे आपकी मोबाइल हो गई या बैटरी हो गई, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई या फिर वेल्डिंग हो गई, आर्क वेल्डिंग, है ना, जो वेल्डिंग करते हैं आर्क वाली। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग क्या लिख सकते हो आप? आर्क वेल्डिंग, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी चीज, मोबाइल की बैटरी में, ठीक है, बैटरी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इन सब में आपका यूज किया जाता है डीसी का। ठीक है, बात करते हैं एसी की। तो एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। हमेशा इसकी जो धारा होती है, जो करंट होती है, उस समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड नहीं रहता है। यहां पे क्या रहता है? मैग्नीट्यूड हर समय बदलता रहता है। ठीक है, एक फिक्स्ड रेशियो में। तो इसे बोलते हैं हम एसी, अल्टरनेटिंग। मतलब कहने का, यहां पे परिमाण और दिशा क्या रही थी? बदलती नहीं थी। यहां पे परिमाण और दिशा क्या रहेगी? बदलती रहेगी। ठीक है, बदलती रहेगी समय के साथ। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, ये एक इसको संग्रहित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना, इसे संग्रहित या इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो बच्चा, इसका उपयोग कहां होता है? तो आपका जो फैन चलता है, आपकी जो फ्रिज चलती है, घरेलू उपकरण, मोटर, इन सब चीजों को चलाने के लिए
एसी का यूज किया जाता है, ठीक है, बल्ब जलाने के लिए। बाकी आप जितने भी घर में एप्लीकेशंस देखते हो वो सारे के सारे एसी में डिपेंडेंट हैं, ठीक है। लेकिन ये कभी भी स्टोर नहीं कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि आप इसको स्टोर कर लो। अगर आपको स्टोर करना है तो आप डीसी को स्टोर कर सकते हो, और एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का जो डिवाइस है उसका नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है? रेक्टिफायर, ठीक है। अगर रेक्टिफायर को एसी दे दो तो ये क्या कर देगा भैया? डीसी में बदल देगा, ठीक है। अब आपकी जो डीसी है उसे आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये था बेसिक डेफिनेशंस के बारे में मैंने बात कर ली कि एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि एसी होती है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी नाम की चीज होती है। जो एसी होती है इसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जिसे आप आवृत्ति बोलते हो, ठीक है। तो आवृत्ति इसमें होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी ली गई है एसी के लिए? 50 हर्ट्ज ली गई है। हर्ट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, हर्ट्ज, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी चीज, जो एक्सेप्टेबल होती है फ्रीक्वेंसी वो 3% कम या ज्यादा हो सकती है। मतलब जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी ली जाती है वो 50 प्लस माइनस 3%। 3% का मतलब अगर बोला जाए, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। 3% का मतलब बोला जाए तो 50 का 3% कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। मतलब 50 में अगर 1.5 अगर बोला तो 51.5 हर्ट्ज भी एक्सेप्टेड हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, 50 में अगर हम 1.5 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 48.5 ये भी हर्ट्ज आपका लिया जा सकता है। दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। इतनी मतलब वेरिएशंस की मैं बात कर रहा हूं, फ्लक्चुएशंस की बात कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी के डेविएशन की बात कर रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी का डेविएशन कितना होता है? 3%। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, पहला। दूसरी चीज, यहां से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं असिस्टेंट लोको पायलट 2019 में, ठीक है, रेलवे में, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे कुछ फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं जो उठाए जाते हैं टारगेट करके, ठीक है, कि आपको ध्यान में है कि नहीं है। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज मैं बात कर लूं, जो एसी होता है बच्चा, उसमें एक ट्रांसफार्मर नाम की डिवाइस होती है। क्या होती है? ट्रांसफार्मर। हिंदी में भी वही बोलते हैं, अंग्रेजी में भी ट्रांसफार्मर ही बोलते हैं। घरों के आसपास लगे होते हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी से एसी में ही कन्वर्ट करता है, बट इसका वोल्टेज क्या काम करता है? वोल्टेज बढ़ा सकता है या फिर वोल्टेज घटा सकता है, ठीक है। या फिर करंट बढ़ा सकता है या फिर करंट घटा सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित, नोट कर लेना, परिवर्तित नहीं करता है। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है? पावर, ठीक है, शक्ति को भी परिवर्तित नहीं कर सकता है, ठीक है, परिवर्तित नहीं कर सकता, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ मेन पॉइंट्स बताए। दूसरी चीज, इधर जो डीसी होता है इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते हो। इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है नहीं लगा सकते हो, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। दूसरी चीज, इसका शक्ति, तो जब ये दोनों चेंज ही नहीं हो सकते हैं तो शक्ति की मैं बात ही क्यों करूं? शक्ति भी आपकी कांस्टेंट रहती है, शक्ति भी आपकी बदलती नहीं है, ठीक है। यहां भी शक्ति नहीं बदलती थी, इधर भी नहीं बदलती थी, ठीक है। इधर जो आपका करंट था वो अल्टरनेटिंग था, इसे स्टोर नहीं कर सकते हो। ऐसे आपको ढेर सारे डिफरेंस आपको पता चल गए होंगे। इन दोनों को मेजर करने के लिए तो अमीटर दोनों ही माप सकता है, ठीक है। अमीटर एक डिवाइस होती है जो एसी को भी नाप सकती है और डीसी को भी नाप सकती है। एक और चीज हो जाती है हॉट वायर, ठीक है, जिसे तप्त तार बोलते हो हिंदी में, ठीक है। तप्त तार से भी दोनों धाराएं नापी जा सकती हैं। दूसरी चीज, जो एसी करंट होता है उसका जो एवरेज वैल्यू होता है, औसत मान होता है, वो 0 हो जाता है एक साइकिल के लिए, ठीक है। ध्यान से समझना, जो एसी के लिए है औसत मान, एसी का औसत मान क्या होता है? एसी का जो औसत मान होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है? क्योंकि देखो, ये जितना पॉजिटिव में गई उतना ही नेगेटिव में गई, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। जबकि डीसी में 0 नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं या बताए हैं अभी आपको, वो सारे के सारे क्या कर लो, तुरंत ही दिमाग में रखना चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लें, ठीक है। दूसरी चीज और इसमें बात कर लें कि दो के दोनों चुंबकीय प्रभाव पर आधारित हैं, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। और अच्छा, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? हीटिंग इफेक्ट ऑफ
ठीक है, करंट, धारा का उष्मीय प्रभाव। कैसा प्रभाव? उष्मीय प्रभाव। ठीक है, आप जरा एक चीज बताओ, P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। ठीक है, होता है नहीं होता? P बराबर पावर शक्ति बराबर V इंटू आई होता है कि नहीं होता? होता है। ठीक है, एक चीज और बताना सर, V की जगह हम I इंटू आर लिख सकते हैं, इंटू आई लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर आर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर एक दूसरा पॉइंट आपका, पहला दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, तीसरा भी पॉइंट है आपका, P बराबर V इंटू आई की जगह I बराबर हम B बाई आर लिख सकते हैं क्या? B डिवाइडेड बाई आर, तो यहाँ पे आपको B स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है, एक और चीज बताना सर, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा जो होती है आपकी, वो क्या होती है? जो आपकी ऊर्जा होती है वो होती है शक्ति गुणे समय, है ना। मीन्स P बराबर W/T होती है। W ही क्या होती है? एनर्जी होती है। W बराबर क्या हो जाएगा? यहां से इसको मल्टीप्लाई करो, W बराबर P इंटू टी, P बराबर पावर शक्ति और T बराबर टाइम। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं यहां से बात करूं एनर्जी की, तो जो आपकी एनर्जी हो सकती है वो इस आई स्क्वायर आर इंटू टी हो सकती है, या फिर बी स्क्वायर अपान आर इंटू टी हो सकती है, या फिर V इंटू आई इंटू टी हो सकती है। शक्ति का जो आपका एनर्जी का मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों? जूल होता है, जबकि पावर का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो आपको ये एक ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं उष्मीय प्रभाव की। प्रभाव क्या है? तो उष्मीय प्रभाव ये है कि जैसे कोई चालक है, कोई एक तार है, अगर इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो एक उष्मा इसमें से जनरेट होने लगती है, एक उष्मा बनने लगती है, गर्म होने लगता है। ठीक है, जिसे बोला जाता है उष्मीय प्रभाव। प्रभाव से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं मैंने वो सारे डिस्कस कर लिए। बात आती है पावर की। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पावर और एनर्जी बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अब विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रभाव है, इसी को आल्सो नोन एज जूल इफेक्ट, ठीक है, जूल इफेक्ट, ठीक है, या फिर जूल का नियम जो भी कह सकते हो आप, जूल प्रभाव बोल सकते हो। ठीक है, इसी को जूल का प्रभाव भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को धारा का उष्मीय प्रभाव भी बोला जाता है। अब ध्यान से समझना, धारा किसमें जाती है? तो उष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपका हीटर हो गया, ठीक है, विद्युत बल्ब हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, विद्युत प्रेस, ये प्रेस जिसे आप बोलते हो इस्त्री, ठीक है, विद्युत प्रेस समझते हो ना, जो घर पे जिससे कपड़े गर्म करते हो, कपड़े प्रेस करते हो। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब हम एक एक करके हीटर, विद्युत बल्ब और विद्युत प्रेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, हीटर की बात कर ले बच्चा, तो इनमें जो डिपेंडेंट डिवाइसेस हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीटर आपका किस इफेक्ट पर है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे मैं पढ़ाऊंगा धारा का केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ऐसे ही और भी इफेक्ट हैं, तो आप ध्यान रखना। हीटिंग में जो जो एग्जांपल मैंने बताए, हीटर, बल्ब और ये क्या बोलते हैं विद्युत। आपका इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन, जिसे आप बोलते हो विद्युत प्रेस। देखो कैसे होता है बच्चा, अब जब आप इसको खोलोगे ना तो कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें दो गोला टाइप में रहेगा जिसमें नट बोल्ट वगैरह से कसा रहता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे एक अभ्रक की प्लेट होती है। किसकी प्लेट होती है? अभ्रक की प्लेट होती है। जो अभ्रक की प्लेट होती है उसे ध्यान से समझना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि ये विद्युत की कुचालक होती है तथा उष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, मतलब ये समझ में आया होगा कि इसमें जो है गर्मी तो जा सकती है, बट इसमें विद्युत करंट नहीं जा सकती है। इसीलिए जो नीचे कपड़ा आप प्रेस करते हो, आप हाथ से भी कभी टच हो जाता है जब प्रेस जलता हुआ, तो आपको करंट नहीं लगती, आपको सिर्फ क्या लगती है? गर्मी लगती है, जल जाते हो आप। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये अभ्रक की प्लेट के बारे में एक प्रॉपर्टी। अभ्रक की प्लेट के ही ऊपर, ठीक है, इसी के ऊपर
नाइक्रोम का तार लगा होता है। किसका लगा होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का मतलब क्या होता है? ये निकिल प्लस क्रोमियम, ठीक है, निकिल और क्रोमियम का बना होता है। किसका बना होता है? निकिल और क्रोमियम का बना होता है। तो ये जो नाइक्रोम का तार है वो निकिल और क्रोमियम का बना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, जबकि उष्मा का कुचालक होता है। मतलब ये कहने का है कि जो नाइक्रोम का वायर होगा, जो नाइक्रोम की प्लेट होगी, या नाइक्रोम का जो इसमें तार लगा होगा, उसमें क्या होगा? उसमें करंट तो बह सकती है लेकिन उष्मा नहीं जा सकती है, वो गर्म नहीं हो सकता है। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी के हैं, एक के ऊपर एक लगाए जाते हैं तो एक दूसरा काम करता है, इसके लिए दूसरा काम करता है, ठीक है। जो पहला वाला है उसमें आपका वो गर्म नहीं हो सकता और उसके नीचे वाला वो गर्म हो सकता है लेकिन उसमें करंट नहीं जा सकती थी। इसी चीज का हम उपयोग करके क्या बनाए हैं? विद्युत प्रेस इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक आयरन समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि नाइक्रोम का ही तार क्यों लगाया जाता है सर? तो नाइक्रोम का इसलिए तार का लगाया जाता है बच्चा कि इसका जो गलनांक है, इसका गलनांक है वो उच्च है, ठीक है। मध्यकता मीन्स प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ये भी उच्च है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, इसीलिए क्या हो जाता है? इसी को हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत बल्ब की, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखा होगा आपने विद्युत बल्ब, वो भी इलेक्ट्रिक के मतलब करंट के हीटिंग इफेक्ट पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। वो उसमें उसको भी अगर जलाओगे आप, उसको करंट दोगे तो विद्युत बल्ब क्या होगी? जलेगी तो गर्मी निकालेगी, ठीक है। बल्ब आपके सामने बनी है, इसमें है क्या? ये आपका ध्यान से समझना, ये आपका एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें एक दो, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग वायर, जिसमें से धारा प्रवाहित होती है। तार है ये, ठीक है, मतलब जिसमें से धारा प्रवाहित होती है, जिसमें से धारा अंदर जाती है, ठीक है, धारा जाती है। इतनी बात समझ में आए? इसमें जो नीचे है एक तंतु लगा होता है, तंतु को बोलते हैं फिलामेंट, ठीक। फिलामेंट बना है, ये किसका बना है? ये टंगस्टन का बना है, ठीक है। और जो टंगस्टन का जो टेम्परेचर होता है वो बियर करने का 3380 डिग्री सेल्सियस तक ये मैक्सिमम बियर कर सकता है, उसके बाद ये भी गल जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसी चीज है जिसमें टेम्परेचर दिया जाए, मतलब जो गर्मी हो, जिसमें करंट दिया जाए, ये गर्म होके पिघल जाए। तो जब पिघलेगा, जब वो मेल्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, गलनांक की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका जब गलनांक होता है टंगस्टन का, वो कितना होता है बच्चों? 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बट जो रखा जाता है बल्ब का तापमान, वो कितना रखा जाता है? 1500 से लेके 3000 के बीच ही रखा जाता है, 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखा जाता है, जिससे कि टंगस्टन वायर कभी पिघले ना, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर इनर्ट गैस रखी जाती है, वो क्या होती है? वो नाइट्रोजन होती है या फिर आर्गन होती है, नाइट्रोजन या आर्गन, ठीक है। क्यों रखी जाती है? पहले ये निर्वात पे रखते थे, जो पहले पुराने जमाने में बल्ब बनी थी उसमें इसमें कुछ नहीं भरते थे, कोई गैस नहीं रहती थी, निर्वात रहता था, ठीक है। तो अब क्या होता है? जो निर्वात होता था उसमें क्या होता था? ये जो टंगस्टन वायर है ये वाष्पीकृत हो जाता था। जैसे में इसमें करंट जाती थी तो ये क्या हो जाता था? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता था, वाष्पीकृत हो जाता था, तो ये जल्दी ही खराब हो जाता था, मतलब बल्ब जल्दी से फ्यूज कर जाते थे। लेकिन हुआ क्या? फिर इसी चीज को दूर करने के लिए इसके अंदर क्या कर दिया गया? गैस भरना चालू कर दिया गया। तो या तो आर्गन या फिर ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, दूसरा पॉइंट। तीसरी चीज, यहाँ पे एक सपोर्ट वायर है जो डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। इंसुलेटेड ग्लास माउंट है, यहाँ पे एक कांच होता है, ठीक है, जो सपोर्ट करके रखता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा दो तीन चीजें। एक तो टेम्परेचर 1500 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक बल्ब के अंदर का टेम्परेचर हो सकता है आराम से, ठीक है। फिलामेंट का जो ये पूछा गया है आपका RRB JEE में, ठीक है। दूसरी चीज, जो नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, आपको खुद भी पता होगा तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके अंदर गैस कौन सी भरी जाती है। दूसरा चीज, फिलामेंट जो टंगस्टन का यूज किया जाता है वो क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। ये दो तीन चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। तो बल्ब भी आपका किस पे काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर बात करते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट डिवाइस जो है आपकी वो क्या है? हीटर, ठीक है। हीटर देखते हैं, हीटर क्या होता है? उसमें भी क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। जब आप उसमें करंट देते हो तो ऊष्मा निकलती है। हीटर बना कैसे होता है बच्चों? मान लो ये है, तो इसके अंदर ऐसे ग्रुप्स बनी होती है, नालियां बनी होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका तार रहता है, ठीक है,
कुछ ऐसे ऐसे समझ रहे हो आप, देखे होगे। ठीक है, तो ये जो इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है, 2-3 पॉइंट ही है। जो हीटर होता है, विद्युत हीटर, ठीक है, हीटर, ठीक है, हीटर में जो तार लगा होता है इसके अंदर, वो किसका लगा होता है? नाइक्रोम का लगा होता है। ठीक है, अभी आपको खुद पता चल गया नाइक्रोम क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइक्रोम का ही क्यों लगा होता है? तो नाइक्रोम का इसलिए लगा होता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसका गलनांक जो है, गलनांक ज्यादा होता है। दूसरा चीज, प्रतिरोध भी इसका ज्यादा होता है। ठीक है, प्रतिरोध ज्यादा होता है और गलनांक ज्यादा होता है। और H बराबर जो आपका होता है I²RT, आपको फॉर्मूला पहले से ही, हीट बोले या फिर एनर्जी बोले, ठीक है, बात एक ही है। ऊर्जा बोले या फिर हीट बोले, हीट एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। ठीक है, जूल के नियम पे काम करता है। दूसरी चीज ये आपको समझ में आ गई होगी। एक और चीज जो आपको समझनी है, ये जो आपका बाहरी स्ट्रक्चर होता है हीटर का, वो किसका बना होता है? चीनी मिट्टी का, चाइना क्ले, चीनी मिट्टी का बना होता है, चाइना क्ले का। ठीक है, चाइना क्ले। ये क्यों बना होता है? ये इसलिए बना होता है बच्चों, जितने भी आप इंसुलेटर देखोगे ना, जितने भी इंसुलेटर देखोगे वो भी चीनी मिट्टी के ही होते हैं। पहले स्विच वगैरह भी जो आपकी आती थी वो भी चीनी मिट्टी की होती थी, है ना। जब आप पोल देखोगे, जो खंभे पे वायर लगे होते हैं जिसमें से तार से करंट जारी होती है, उसका जो इंसुलेटर होता है, ठीक है, वो भी किस चीज का बना होता है? वो भी चीनी मिट्टी का ही बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि ये धारा तथा उष्मा दोनों की कुचालक होती है, कुचालक होती है। ठीक है, मतलब ये है कि जो चीनी मिट्टी है उसमें ना तो धारा जा सकती है और ना ही क्या हो सकता है, उसमें गर्मी जा सकती है। ठीक है, हीट, तो दोनों का ही वो कुचालक है। इसलिए आपका ये बाहरी आवरण जो है हीटर का, वो ना गर्म हो। ठीक है, इसलिए ये हीटर लगाते हैं, हीटर में चीनी मिट्टी लगाते हैं। तो 2 पॉइंट आपको समझना था। ठीक है, बस एनफ। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।